हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन पर। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, महात्मा गांधी ने जब चौरी चौरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तब कई उग्रवादी दल और साथ ही साथ जो युवा वर्ग थे, नौजवान वर्ग थे, उन्हें गांधी जी के उठाए गए इस कदम का किसी भी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनका मानना था कि जब हम आज़ादी पा सकते थे, जब हमारी जनता एकदम आवेशित थी, अग्रेसिव थी और आगे बढ़ कर के अंग्रेज़ों को भगाने में सक्षम थी, तब ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। एक तरफ गांधीवादी नेता जो गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने गांधी जी के उठाए गए कदम का स्वागत किया और उनके बताए गए, उनके द्वारा मार्गदर्शित किए गए रचनात्मक कार्यों में लग गए। लेकिन भारत के युवा वर्ग, जिन्हें गांधीवादी प्रवृत्ति में भरोसा नहीं था, जिन्हें अनुनय विनय पर भरोसा नहीं था, जिन्हें अहिंसा पर भरोसा नहीं था, उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिस भी कदम की आवश्यकता होगी उठाएंगे। तलवार की ज़रूरत पड़ी तो तलवार चलाएंगे, बंदूक की ज़रूरत पड़ी तो बंदूक चलाएंगे। इन्हें प्यार से समझ नहीं आता है तो हम मार कर भगाएंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे। इसी सिलसिले में, इसी को अपना उद्देश्य बना करके मूर्त रूप देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जब 1924 में किया गया कानपुर में, तो उसमें कई बड़े बड़े नेता शामिल थे, कई क्रांतिकारी शामिल थे जो अलग अलग जगहों से आते थे। खासकर वो उत्तर भारत के रहने वाले थे। सचिन सान्याल हों या राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खां हों या रोशन सिंह हों, राजेंद्र लाहिड़ी हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों, सभी लोगों का एक ही सपना था कि स्वतंत्र हिंदुस्तान, एक गणतंत्र हिंदुस्तान, एक ऐसा संघ जिसमें सभी राज्य मिल कर के हों, लेकिन वो अपने हों, हिंदुस्तान के हों। हमें विदेशियों की, हमें अंग्रेज़ों की गुलामी अब बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ गांधी जी सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, लोगों को रचनात्मक कार्यों में, लोगों को अन्न जागरूकता, राम राज्य के बारे में, दलितों के लिए सेवा कार्य हेतु अपने को समर्पित करते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, तो कहीं पर अमृत सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं। साथियों, इस समय तक लोकमान्य तिलक महोदय दुनिया को छोड़ चुके थे। 1920 में
वो दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लेकिन उसके बाद अलग अलग जगहों पर कई ऐसे युवा क्रांतिकारी शामिल हुए जिसकी परिणति आगे चल करके हिंदुस्तान की आज़ादी के रूप में सामने देखने को मिला। तो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तो उस क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके उत्तर भारत के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक शस्त्र का आयात करना था और जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। अब धन की आवश्यकता थी तो धन तो था नहीं, क्योंकि सारा कुछ जितने रिसोर्सेस थे, जितनी व्यवस्थाएं थीं, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थीं। और हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो धन की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसी को ध्यान में रख करके धन की आवश्यकता के वजह से 1925 में काकोरी कांड के नाम से जो जाना गया, एक पैसेंजर ट्रेन को लूटा गया। 8 डाउन ट्रेन थी। 8 डाउन ट्रेन को जब लूटा गया तो उस स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ करके 29 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। काकोरी ये लखनऊ के पास ही एक स्थान था, एक स्टेशन था, जो वर्तमान में काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि अब उसे हम काकोरी कांड के नाम से नहीं, काकोरी एक्शन के नाम से जानते हैं। पैसेंजर ट्रेन थी और उसमें जब लूटने के लिए सब लोग जाते हैं तो 29 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। केवल एकमात्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो जाते हैं, बाकी सब लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 29 लोगों में 4 लोगों को फांसी दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, इन्हें फांसी दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्ला खां को तत्कालीन फैजाबाद में और रोशन सिंह को तत्कालीन इलाहाबाद में फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अस्तित्व में समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व, तब चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक पुनः नया ऑर्गेनाइजेशन, नया संगठन बनाया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA के जगह पर HSRA कर दिया जाता है, क्योंकि HRA में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अवैध घोषित करके उसे समाप्त कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तभी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में किया जाता है। और उसके बाद फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित होते हैं और वहीं पर बम कांड और अन्य प्रकार के नौजवान सभा, ऐसी गतिविधियों के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, इन लोगों ने मिलकर के
कानपुर में इसकी स्थापना किया था। उद्देश्य था संगठित क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना। संगठित क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना और एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। ये उद्देश्य था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, यानी HRA। काकोरी कांड 1925 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदे गए शस्त्रों के भुगतान हेतु धन की आवश्यकता थी, अतः उसकी पूर्ति के लिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन 8 डाउन ट्रेन में लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर 8 डाउन ट्रेन में काकोरी यानी लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर डकैती डाला और खजाना को लूट लिया। जब खजाना को लूट लिया, सरकार ने कुल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट तो लिए, लेकिन कहा जाता है कि अत्यधिक गुस्सा नुकसानदेह होता है। इनमें से 1-2 लोग ऐसे गुस्से वाले थे कि सोचो लूट भी लिया, अब इनको मारेंगे भी। अरे लूट लेते, भाग जाते, 2-4 दिन बाद फिर निकलते, लेकिन नहीं, हम मारेंगे, तो पकड़ लिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, इनको फांसी दे दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में क्रमशः फांसी दे दिया गया। वहीं सचिंद्र बख्शी 29 लोगों में से थे जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई थी। ये चारों तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सचिंद्र बख्शी जो हैं, इनका नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति ये भी थे जिन्हें उम्र कैद हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भागने में सफल रहे। बाकी सभी सदस्यों के गिरफ्तार हो जाने से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन अस्तित्व में नहीं रहा और समाप्त हो गया। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ था। वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये यस शामिल हो गया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था और फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था और इनका उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। जब इनसे पूछा गया था चंद्रशेखर आज़ाद से कि तुम्हारा नाम क्या है, उस समय 15 साल का लड़का था, वो कहा मेरा नाम आज़ाद है। तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ों ने कि तुम्हारा नाम आज़ाद कैसे हो सकता है, तुम तो गुलाम देश में हो और हम तुम्हारे गुलाम बनाए हुए हैं। उसने कहा तुम ठीक है हिंदुस्तान को गुलाम बनाए हो, लेकिन हम आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही मरेंगे। उसके बाद में अंततः जब इनका अंतिम समय आया, अंतिम समय में इलाहाबाद के पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार लिया, क्योंकि अंतिम गोली बची थी। ये क्रांतिकारी ऐसे थे, इन्होंने कहा हम दुश्मन की गोली से तो नहीं मरेंगे, हमें जिंदा तो तुम नहीं पकड़ पाओगे। अंततः इन्होंने अपने स्वयं की गोली से ही अपने शहीद हो गए। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया, उसके बाद एक प्रतिशोध लिया गया जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था, उसका बदला। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने जब साइमन का विरोध किया, तब सैंडर्स ने
यानी कि स्कॉट करके एक लीडर थे जो सेना के, उनके द्वारा दिए गए आदेश में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों से बरसात करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बदला लेने का निश्चय किया और एक रणनीति के तहत स्कॉट को मारने का जो एक रणनीति बनाया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ये लोग शामिल थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने जब रणनीति बनाया कि स्कॉट को मारना है, लेकिन वहाँ पर गलती से लाहौर के कमिश्नर सैंडर्स को गोली लग जाती है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर उनका रीडर जो होता है, एक इंडियन होता है, वो भी मार दिया जाता है। अब इसके प्रतिशोध के रूप में अंग्रेज़ों का और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक दूसरे का लेकर के दुश्मनी बहुत चरम पर शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, राजगोपाल ये लोग शामिल थे। उसके बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नेतृत्व में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने का रणनीति बनाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा यह रणनीति बनाया गया कि जो बिल पास किया जा रहा है संसद में, यानी केंद्रीय विधानमंडल में, उसके विरोध में, और जो लोग हमारे भारतीयों को या हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं उनको आवाज़ सुनाने के लिए वहाँ पे बम फेंका गया था। एक पर्चा छपवाया गया और उस पर्चे में लिखा था कि मुझे बहरे कानों के गूंज को जागृत करने और अपनी बातें सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। वहाँ पे बम फेंका गया था, किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि जहाँ पर भगत सिंह ने बम फेंका था वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जबकि अगर उन्हें मारने का कोई इंटेंशन होता तो वहाँ पे बम फेंकते जहाँ पर आबादी ज़्यादा बैठी हुई थी, जहाँ पर लोग बैठे थे वहाँ पर उन्होंने बम नहीं फेंका था। अब केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने का जो रणनीति बनाया गया, उसमें सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जब भेजा गया तो वहाँ जाने के बाद में, जहाँ पर उस समय केंद्रीय विधानमंडल में सेफ्टी बल्ब पर बहस चल रहा था, सेफ्टी बिल के पर बहस चलते समय वहाँ पे मौजूद सभी सदस्यगण मौजूद थे, फिर भी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ना तो किसी को मारने के लिए उद्देश्य से फेंका और ना ऐसी जगह पर बम फेंका जहाँ पर कोई हताहत हो सके। इतना ही नहीं, जब भगदड़ मचा तो अगर ये दोनों लोग चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। सरदार भगत सिंह कहा करते थे कि क्रांति की धार वैचारिक तलवार पे होता है, और यदि मेरे गिरफ्तारी से अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिलता है या हिंदुस्तान के युवा जागते हैं तो मुझे लगेगा कि ये कम है। और वहीं पर इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और इस नारा का सृजन हज़रत मोहानी साहब ने किया था। भगत सिंह ने कहा कि हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे के रूप में अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, इसमें यह कतई संदेह नहीं है कि हमने अपने हिंदुस्तानियों के लिए किया है। मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था,
बशर्ते बहरे कानों को ये सुनाना जरूर था कि ये देश हमारा है और यहाँ पे नियम या यहाँ पे कानून भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं। समाजवादी सोच रखने वाले सरदार भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का स्थापना किया था और 1926 में नौजवान सभा का स्थापना करने के पश्चात 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के पश्चात जब इन्हें जेल में ले जाया गया, जहां पर जतिन दास जी पहले से ही वहां पे मौजूद थे, अन्य कई क्रांतिकारी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था लाहौर जेल में बंद थे और वही लाहौर जेल में जतिन दास जी ने क्रांतिकारियों को राजनैतिक कैदी का दर्जा दिए जाने का मांग किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। जतिन दास जी जब भूख हड़ताल पर बैठ गए और इन्हें एक समय के पश्चात जब प्यास लगी तो इन्हें पानी नहीं दिया जाता था, इन्हें दूध दिया जाता था, इन्हें जूस दिया जाता था, लेकिन पानी नहीं दिया जाता था। यदि कोई जतिन दास को पानी देने की जरूरत करता तो उसे कोड़े मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे। और एक समय के बाद जब इन्हें दूध फिर दिया गया तब जतिन दास जी ने कहा कि अब मैं सिर्फ अपने माँ का दूध पीऊँगा। यानी उनका कहने का अर्थ ये था कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन न तो मैं इनका दिया हुआ कोई दूध या कोई भी उपहार लूँगा, न कोई भी खाद्य पदार्थ में सेवन करूँगा। और ऐसा करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए 63वें दिन जतिन दास जी का देहांत हो गया। जब इन्हें लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया तो इन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ लगी हुई थी और कलकत्ता में 6 लाख लोग एकत्रित थे जतिन दास जी को देखने के लिए। इन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, मशहूर थे। लोग एक दर्शन पाने के लिए लाहौर से लगा करके कलकत्ता तक जिस मार्ग से इन्हें ले जाया गया था, इनके शव को ले जाया गया था, लाखों लोग भीड़ लगाए थे मात्र इनके दर्शन पाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी आधार पर जो आज़ादी हमें मिली है वो इतनी आसान तो नहीं रही है। कितने लोगों ने अपने जान गंवाए, कितनों ने एक घर के लिए ना सही। कहा था जब सुभाष चंद्र बोस जी ICS की परीक्षा निकाले और उस समय जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था तब इन्होंने त्यागपत्र दिया और कहा कि एक माँ के कर्तव्य को मैंने पूरा कर दिया है, अब भारत माता के कर्तव्य को पूरा करना है, और फिर आंदोलन में शामिल हो गए। सरदार भगत सिंह को जिस जेल में रखा गया था वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी वहाँ बंद थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं दिया गया। जतिन दास जी का देहांत हो गया, वो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों को राजनीतिक दर्जा नहीं दिया गया। अच्छा, राजनीतिक दर्जा क्यों मांगते थे, राजनीतिक कैदी का दर्जा क्यों मांगते थे? क्योंकि और उसमें गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और इसीलिए क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिए जाने की मांग किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों तथा सैंडर्स की हत्या में शामिल सदस्यों सभी को मिलाकर के लगभग 18 लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में चलाया गया और भगत सिंह के फांसी दिए जाने के पहले इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी का पुलिस मुठभेड़ में स्वयं की गोली से वो शहीद हो गए। उसके बाद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को शहीद कर दिया गया। यहाँ पर जब उन्हें फांसी दिया जाना था तब भगत सिंह से कहा गया कि अगर आप अपने वक्तव्यों को बदल लें और सरकारी गवाह के रूप में बदल जाएं तो आपकी फांसी माफ़ किया जा सकता है। तब भगत सिंह ने कहा कि दिल से न निकलेगी मर कर भी ये वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। हम अपने हिंदुस्तान के लिए जितने जन्म कुर्बान कर दूं कम है। ये तो मुझे लगता है कि पहली है। आप इसकी चिंता ना करें, मुझे फांसी स्वीकार है। हिंदुस्तान की युवा, हिंदुस्तान की जनता एक दिन इन्हें उखाड़ के जरूर फेंकेगी। जो कार्य हम नहीं कर सके वो हिंदुस्तान की जनता जरूर करेगी। इतना जरूर कहता हूँ कि क्रांतिकारी में हिंसा का उद्देश्य उचित नहीं है, लेकिन बिना हिंसा के कोई क्रांतिकारी कंप्लीट होता ही नहीं है, कोई क्रांतिकारी विजय होता ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के वसूलों को उन्होंने अपने बुक में स्वीकार किया, समाजवादी में स्वीकार किया। लेकिन वो कहा करते थे कि क्रांतिकारी के जो तलवारें हैं, वैचारिक तलवारें हैं, बिना हिंसा के, बिना समर्पण के, बिना धैर्य के नहीं पूरा होता है। दोस्तों, सैंडर्स की हत्या 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय के पर लाठियों से किए गए प्रहार का बदला लेने के लिए स्कॉट की हत्या का योजना बनाया गया था। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। स्कॉट को मारना चाहते थे, परंतु गलती से लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई और उनके रीडर चरणजीत सिंह को मार दिया गया। ये दोनों लोग गलती से मारने गए थे स्कॉट को और मर गए ये दोनों लोग। इस कांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और जयगोपाल शामिल थे। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकना 9 अप्रैल 1929 को बहरे काने को आवाज़ देने के लिए यह काम किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा उस समय बम फेंका गया जब केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड बिल और सेफ्टी बिल पर बहस हो रहा था। ध्यान रहे, ये पॉइंट ध्यान रहे, ट्रेड बिल और सेफ्टी बिल पर बहस हो रहा था। यहीं पर भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसका सृजन हसरत मोहानी साहब ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधायिका में अपनी गिरफ्तारी दी। ये वहाँ से भगे नहीं, इन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे। इनको सभी लोगों ने कहा कि भीड़ है, भाग लीजिए, लेकिन ये नहीं भगे। दोनों लोगों ने गिरफ्तारी दे दी। लाहौर षड्यंत्र केस 1929।
विधानसभा बम कांड और सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों सहित कुल 11 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह को और हत्या का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चलाया गया, यानी ये 18 क्रांतिकारी जो थे, इन्हीं के मुकदमे को लेकर के जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया और इसे ही भगत सिंह ट्रायल के भी कहा जाता है, क्योंकि भगत सिंह पर ही ज़्यादा फोकस था कि अगर ये बदल जाएगा तो सब लोग बदल जाएंगे। लेकिन भगत सिंह की मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया। जेल में बंद क्रांतिकारियों को राजनैतिक बंदी का दर्जा दिए जाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए जतिन दास जी, जिनकी 63 दिन के भूख हड़ताल पर 63 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो 13 जुलाई से बैठे थे और 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। इन्हें कलकत्ता जब ले जाया गया तो लाखों की भीड़ इनके दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी। 27 फरवरी को 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव राज, ये सुखदेव भगत सिंह वाले नहीं हैं, ये सुखदेव राज दूसरे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव राज रणनीति पर चर्चा कर रहे थे कि आगे की रणनीति कैसी बनाई जाएगी। और तभी वहाँ पर पुलिस का आक्रमण हो गया और पुलिस मुठभेड़ में ये बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए अंत में जब इनके पास केवल एक गोली बचा चंद्रशेखर आज़ाद के पास, तो इन्होंने खुद को गोली मार लिया। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता बने यशपाल, जिन्हें गिरफ्तार करके 14 साल की सज़ा दे दी गई। और जब 1938 में गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब इन्होंने इन्हें मुक्त कर दिया, यशपाल को। और वो वही यशपाल आगे चल करके एक हिंदी उपन्यास दिव्य को इन्होंने लिखा था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और ये हंसते हुए शहीद हो गए। तो दोस्तों, क्रांतिकारियों में उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें युवाओं को शामिल करके वो आज़ादी पाना चाहते थे। एक समाजवादी गणतंत्र के रूप में उसे शामिल करना चाहते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया, तब उन्होंने अपने नौजवान सभा को विलय कर दिया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया। विलय करने के बाद में फिर इन्होंने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला कार्य था काकोरी कांड। काकोरी कांड के बाद में फिर जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया, सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकना और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जो है केस चलाया गया, जिसमें सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया। उसके बाद में अन्य प्रकार की जो गतिविधियां रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि जब चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे, उसके बाद यशपाल के हाथों में नेतृत्व आया, लेकिन यशपाल को 14 साल की सज़ा सुनाई गई। जब 1938 में गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने यशपाल को रिहा कर दिया। जब यशपाल आगे चल करके एक उपन्यास, हिंदी का उपन्यास है दिव्य, उसका उन्होंने लिखा, रचना किया, उसके पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन समाप्त हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।